नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तरज्ञान। अच्छा, सभी गतिविधियां एक तरीके से बंद हैं और जो गतिविधियां हो भी रही हैं वो ऑनलाइन तरीके से हो रही हैं। इसी में एक गतिविधि शामिल है दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप जानते ही हैं कि डिबेट सबसे ज्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय में होती है देश भर में। और न केवल इसमें डिबेट होती है बल्कि कई प्रकार के सेमिनार और कई प्रकार के सम्मेलन होते हैं जो शैक्षणिक अकादमिक विषयों से जुड़े रहते हैं। लेकिन इस समय, इस संकट भरे समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और सारी गतिविधियों को बंद कर दें। उन्हीं में से एक एआरएसडी कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी है वेदांता, द हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। एआरएसडी कॉलेज अर्थात आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रसिद्ध डिबेटिंग सोसाइटी है। इस डिबेटिंग सोसाइटी ने निर्णय किया इस लॉकडाउन में भी एक वर्चुअल ई यूथ कॉन्क्लेव कराने का। तो इस ई यूथ कॉन्क्लेव अर्थात कि वर्चुअल यूथ कॉन्क्लेव कराने का जो इनका निर्णय है, उस निर्णय से जुड़े हुए और इस आयोजन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न इन लोगों के साथ मैं उठाऊंगा और ये लोग उसका जवाब देंगे कि कैसे इस मुश्किल भरे समय में भी यूथ कॉन्क्लेव कराने का ये प्रयास कर रहे हैं और अभी तक जो प्रयास किया है उसमें कितनी सफलता मिली है और जो इनका आयोजन है उसके कितने सफल होने की संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध कि अपने अन्य दोस्तों, अपने अन्य मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें ताकि उन लोगों तक ये पता चल सके, उन लोगों को भी ये पता चल सके कि इस लॉकडाउन में भी कुछ जुझारू लोग हैं जो गतिविधियों को रोकना नहीं चाहते हैं और गतिविधियां बनाए रखना चाहते हैं। तो मेरे साथ इस समय दीपक टेंगुरिया मौजूद हैं, उसके साथ साथ आनंद मिश्रा और मोहित सिंह भी हैं जो ये वेदांता के सदस्य हैं, वेदांता हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी एआरएसडी कॉलेज। तो सबसे पहले मैं दीपक से, ये सभी लोग वेदांता से जुड़े हुए हैं और इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अभी आनंद मिश्रा जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इस यूथ कॉन्क्लेव के, और उसके साथ साथ मोहित डिप्टी मॉडरेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों से बात करने से पहले सबसे पहले मेरा प्रश्न दीपक के पास जाएगा कि दीपक ये बताइए कि लॉकडाउन है पूरे देश में और आप अभी राजस्थान में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस मेरे को लगता है कि आप इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। तो कैसे विचार आया कि हम एक यूथ कॉन्क्लेव करा लेते हैं? शुक्रिया दिग्विजय भैया, आपने हमें अवसर दिया और तरह ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। ये दरअसल 8 मार्च की वाली प्लानिंग थी। दरअसल जब हम लोग दिल्ली लौटने वाले थे, चूंकि सब जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो मिड सेमेस्टर ब्रेक आता है वो 8 मार्च से लगभग 15 मार्च तक 16 मार्च तक है। तो हम लोग दिल्ली लौट करके लगभग 27-28 मार्च के आसपास हमने एक पूरा अपना फेस्ट कराने वाले थे वेदांता डिबेटिंग सोसाइटी। उसके लिए हमारी काफी बहुत तैयारी चल रही थी। हमारे डॉक्टर अमित सिंह सर काफी बहुत मेहनत की उसको कराने के लिए, उन्होंने बहुत मोटिवेट कर रहे थे, हम लोग उनके सानिध्य में सब कुछ कर रहे थे। लेकिन वो ये ना तेही विधि राग फिराक ड्रामा, तो उसके बाद अचानक से सब कुछ हुआ कि यूनिवर्सिटी का प्रेस रिलीज आया और उसका छुट्टी 30 मार्च तक ही लॉकडाउन करना चाहता मई तक पहुंच गया। तो हमारे दिमाग में था कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई मतलब अगर ठीक है जो भी निर्णय रहा हो प्रकृति का उसके लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस वक्त ये देखिए, ये जो प्लानिंग है ये सबके दिमाग में पहले से थी कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन दो समस्याएं बहुत गहरी थी। एक इंटरनेट कनेक्शन कैसे सब जगह पहुंचेगा। मान लीजिए एक बार इंटरनेट कनेक्शन स्टार्टिंग पहुंच गया, वापस फ्लक्चुएशन आया तब क्या होगा। कोई पार्टिसिपेंट बोल रहा है उसका इंटरनेट कनेक्शन बीच में कट गया, कैसे बोल पाएगा। तो बड़ी गहरी समस्या। राइट। फिर हमने सोचा कि जब ये कॉलेज के वेबिनार्स हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, हद से अब क्या होगा, हम हद से एक बार फेल होंगे लेकिन हम एक बार ट्राई करके देखें एटलीस्ट। और डिबेट कंपटीशन लगातार होते रहे और वेदांता के बारे में ये और एआरएसडी कॉलेज का ये पूरा कल्चर है कि हमारे बहुत शानदार कल्चर है। बहुत सारे हमारे लोग वाईपीस करते हैं, नई जूनियर जो है लगातार वाईपी करते हैं, जीतते हैं, जज करते हैं तमाम। तो हमें लगा कि हमें वाईपी करानी चाहिए जिसमें हम थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए तब से हमारे दिमाग में बना। उसके बाद हमने एक साथियों को ठीक आनंद जी। तो मैं चाहूंगा कि आनंद बताएं कि
अभी तक जो रिस्पांस आया है जब से आपने पोस्टर रिलीज आपने काफी पहले कर दिया है और 11 तारीख को आपका इवेंट है, मेरे ख्याल में जितने रजिस्ट्रेशंस आने होंगे और जितने आने थे वो आ चुके होंगे, और अभी तक का रिस्पांस कैसा रहा है कि यूथ कॉन्क्लेव पहली बार वो भी वर्चुअल हो रहा है, तो आनंद बताएं अभी तक का रिस्पांस कैसा रहा है। सबसे पहले दिग्विजय भैया आपको शुक्रिया, और तर्क ज्ञान के चैनल से मैं सभी श्रोतागणों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि जब आप रिस्पांस की बात करते हैं, पोस्टर्स की बात करते हैं, तो वेदांता का जो ई यूथ कॉन्क्लेव है, क्योंकि वेदांता अपने आप में एक जानी मानी सोसाइटी है, इसके नाम पर यदि कोई भी इवेंट होता है तो उसमें रिस्पांस आना एक बेहद लाजमी बात है। लेकिन इस बार जो रिस्पांस हमने वेदांता ई यूथ कॉन्क्लेव में देखे हैं वो लगभग बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले हैं। हमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, देहरादून, राजस्थान, यूपी, प्रत्येक राज्यों से हमें रिस्पांस मिला है। जितने रिस्पांस हमें चाहिए थे, जितनी स्ट्रेंथ हमने सोची थी हमें मिला। और ये एक बड़ी समस्या इवेंट के लिए, जब आप उम्मीद से ज्यादा लोग आपके पास आ जाएं और आपको उनमें से कुछ लोगों को चयनित करना हो, तो ये एक बड़ी हमारे लिए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे कन्वीनर सर और ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जिसके चलते हम इस इवेंट को अभी तक सक्सेसफुल रास्ते पर लेकर चल रहे हैं सर। तो इसमें आनंद ये भी है कि आप बता रहे हैं कि लगभग पूरे देश भर से लोग जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें ये कहना कि ये इसलिए संभव हो पाया कि ये वर्चुअल हो रहा है। अगर ये वर्चुअल नहीं होता तो हो सकता था केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी या आसपास के एनसीआर के लोग ही आते। दीजिए भैया, इसमें दो बातें हैं। जब भी हम कंपैरेटिव करते हैं किसी चीज को, जैसे फिजिकल या फिर हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो लेकिन जब इसको कंटेक्स्ट जोड़ते हैं हम डिबेट से, डिबेट में ऐसा जैसे इंटरस्टेट आपने बात की, क्या लोग, हाँ ये बात लाजमी है कि उस वक्त भी लोग आते, लेकिन जिस बड़ी संख्या में अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए, वो एक बेहतर अल्टरनेटिव है फिजिकल के तहत, क्योंकि उस समय हमें कई अन्य तैयारियां करनी होती हैं, जैसे को लेकर, उनके तमाम चीजों को लेकर, वो एक बड़ा मसला होता है। लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल है तो एक अच्छा है लोगों को विभिन्न राज्यों से भी जुड़ने का, और शायद ये एक बेटर अल्टरनेटिव है लोगों के लिए, से अच्छा रिस्पांस आया है। चलिए, जी जी जी, मोहित के लिए मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, जब हम कोई भी आयोजन करते हैं तो कॉलेज के ऑर्गेनाइजर्स, कॉलेज की जो कमिटी होती है, खासतौर पे टीचर्स का सहयोग बहुत जरूरी है। आप एक वर्चुअल यूथ कॉन्क्लेव करा रहे हैं तो उसमें टीचर्स का सहयोग, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने टीचर्स से भी डिस्कशन किया होगा, तो जब आपने विचार टीचर्स के सामने या टीचर्स के सामने ऐसा विचार रखा कि हम ऐसा कराना चाहते हैं, तो उनका टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स था? जी भैया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मौका देने के लिए, और तर्क ज्ञान मंच का भी शुक्रिया। भैया, आपने जैसे पूछा कि टीचर्स का क्या रोल रहा है, जैसे दीपक भाई ने अभी बताया कि टीचर्स, हमारे जो टीचर्स थे वो एक कहीं ना कहीं ऑफलाइन जब चाहते थे, जब लॉकडाउन नहीं था, कि वो ऐसा एक फेस्ट हो जिसमें डिबेट्स होनी चाहिए थी, तो जब हमने इस लॉकडाउन में उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन डिबेट कर सकते हैं, ऑनलाइन यूथ कॉन्क्लेव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, जिनमें हमारे कन्वीनर सर अमित सिंह सर हैं, डॉक्टर अमित सिंह सर। तो उन्होंने हमें पूरा प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसी लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आए, जैसे अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी ऐप की दिक्कत आए, इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत आए, तो मुझे जरूर बताइएगा, उसमें सहायता की जाएगी। अगर कोई फाइनेंशियल, अगर आपको रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा अगर आपको कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, प्राइज मनी के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी बताइएगा। तो कन्वीनर सर का हमारे इसमें पूरा सहयोग रहा। प्रिंसिपल सर हमारे ARST कॉलेज से, उनका भी पूरा सहयोग रहा, उन्होंने भी इसके लिए पूरा प्रोत्साहित किया कि कहीं ना कहीं हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे बच्चों को, क्योंकि वो घर में बंद है इस लॉकडाउन में। जी, तो आप में से कोई एक मुझे ये बताए कि जो आपने एजेंडा रखा है इसमें, बाहर रिबिल्डिंग इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोरोना वायरस, ये टॉपिक चूज करने का, ये टॉपिक चुनने का विचार कैसे आया? क्योंकि हो सकता था कि हम इस समय पर्यावरण पर भी कुछ बात कर सकते थे, हम इस वक्त कोरोना वायरस जो महामारी बनी है, तो जिस तरीके से डेवलपमेंट की जो पॉलिसी, डेवलपमेंट का जो मॉडल होता है, उस पर भी बहस कर सकते थे। लेकिन आपने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वो भी कोरोना उपरांत, ये विषय रखा,
तो इसके ऊपर बताएं कि ये विषय कैसे चुना गया और क्या इसके पीछे कारण रहा। देखिए, ये बात बहुत सही है कि हमें टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि हम कैसे करें। इसके लिए 2-3 हमारे पास टॉपिक्स दिमाग में आए थे। एक ये था क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम पहले हमारी मंशा थी कि इस पर कराएं, क्योंकि आर्टिकल 370 बिल्कुल रिलेवेंट कर दिया गया है, राम मंदिर बन ही चुका है, तो हमारे पास अब यूसीसी का बचा था, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। अच्छा। लेकिन फिर हमने सोचा कि यूसीसी का मुद्दा जरूरी तब होगा जब वाकई हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बनी कि वापस सब कुछ अभी हमारे लिए मौजूद क्या है, अभी हमारे लिए सबसे रिलेवेंट क्या है। सबसे रिलेवेंट ये है कि जो सरकारी नौकरी में है या हम जैसे आप बात कर पा रहे हैं, उनके पास उनके घर में फिर भी इतनी बचत है कि वो अपने कई दिनों तक के लिए अपना रोजगार तो अपनी कर सके। लेकिन उस तबके का क्या जो बहुत मार्जिनलाइज्ड है, जो रोज नामचा जिसे वर्कर कहते हैं, जो रोज शहरों में बैठता है, तो हमारे पास एक प्लान था कि यूथ क्या सोचता है इस बारे में कि हमको इकोनॉमी को कैसे बिल्डअप करना। और इकोनॉमी का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट या कंपनी या जीडीपी नहीं, इन सब की जीडीपी जंजाल सबसे दूर एक आदमी के घर में रोटी कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या रोड मैप होगा, कैसे मनरेगा जैसी पॉलिसीज बनेंगी और कैसे वो सब कुछ होगा, उसके बारे में हमें पूरी बातचीत करनी। वो जीडीपी और आंकड़े की बात भी सही है, लेकिन हमें ये भी पता करना था कि कैसे एक आदमी, गरीब आदमी जो सारी ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स नहीं समझता है, वो कैसे समझेगा, उसको कैसे मैसेज जाएगा कि हमें ये चीज करनी है। क्योंकि मान लीजिए इसमें जितने लोग सीख कर जाएंगे वो आपस में किसी से बातचीत करेंगे, कभी किसी मजदूर से तो समझा पाएंगे, तो उसके भी अंदर एक प्रयोग हो पाएगी। तो हमारे ये पूरा एक होलिस्टिक पर्पस है। हाँ आनंद, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप ये इवेंट करा रहे हैं तो ये एक ही दिन में खत्म होगा यूथ कॉन्क्लेव, मतलब ऑनलाइन में आपने कहा कि ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे तो उनको मैनेज करेंगे, और क्या ये एक ही दिन में खत्म होगा? क्योंकि अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है तो उनको अपनी बात रखने का ज्यादा समय भी चाहिए होगा, तो ये एक दिन चलेगा या 2 दिन चलेगा? हालांकि जैसे मैंने बताया कि आपने पहले रिस्पांस के बारे में पूछा था, तो मैंने बताया कि रिस्पांस हमें काफी मात्रा में मिले हैं और विभिन्न राज्यों से मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने एक क्राइटेरिया सेट किया, मिनिमम क्राइटेरिया कि हम इतनी ही स्ट्रेंथ, हम एक प्रोडक्टिव कमेटी करते हैं, हमें भीड़ चाल नहीं मचानी किसी भी, हम चाहते हैं कि लोगों को सहायता हो सके और हम खुद भी उस चीज को सके, और इसके लिए इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छी टीम है, आदर्श चौधरी खुद, और हमारे साथ देहरादून से शेरावत मौजूद रहेंगी कि हमारी जो कमेटी है वो प्रोडक्टिव हो सके और जो भी नियम जो भी बने पर बहस हो सके। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध ये करूंगा कि जितने भी लोग, खासतौर पे जो लोग ये वीडियो देखेंगे जो इस कॉन्क्लेव में भाग लेने जा रहे हैं, उनके लिए मोहित से शुरू करते हैं कि मोहित, आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी करके आए या फिर वो क्या क्या चीजें करें जिससे वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें इस यूथ कॉन्क्लेव में? जी भैया, मेरे लिए उनकी यही सलाह है कि जैसे लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं अगर तो हम ऑफलाइन कमेटीज जरूर करवाते जिनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती, मतलब ऑफलाइन की कमेटीज की स्ट्रेंथ भी कम से कम 60-70 तक हो सकती हैं, बाकी ऑनलाइन कमेटीज की स्ट्रेंथ लगभग आप 30 तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप रखें तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, तो भैया मेरे यही शुभकामनाएं होगी उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं इसमें आ रहे हैं। और ऑनलाइन कमिटीज की ये भी फायदा है कि आप जल्दी कहीं ना कहीं ऐसी कमिटीज करवा सकते हैं, आप महीने में ऐसी 2-3 कमिटीज भी करवा सकते हैं अगर आपके पास क्षमता है और आप कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हैं ऐसी कमिटीज करवाने के लिए। और लॉकडाउन में कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है कि आप ऐसी कमिटीज को चलाते रहें, ताकि आपका जो ज्ञान है वो उस ज्ञान का प्रसार भी होता रहे और आपको मौका मिलता रहे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता रहे। जब आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवश्य उपलब्ध रहे। तो मैं उन शुभकामनाएं देना चाहूंगा तर्कमंच के सब व्यूवर्स को भी। आनंद, ये बताएं कि क्या आपकी तरफ से कोई विशेष सलाह या पार्टिसिपेंट्स को? हाँ, विशेष सलाह ये रहेगी, क्योंकि हमने टॉपिक पर इतना डिस्कशन किया है, बिल्कुल डीप डिस्कशन किया है, तो हम चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट भी आ रहे हैं वो एक रिसर्च के साथ आए, वो अपनी जो भी बात रखें उसको प्रखरता से रखने के लिए उसके पीछे जो गहन अध्ययन है, जो थ्योरीज हैं, जो चीजें, उन तमाम चीजों के बारे में उनको जानकारी को खुद भी सीख सकें और अपने साथी जो प्रतियोगी होंगे उनको भी सिखा सकें। इससे क्या कि ये कमेटी
अनुभव प्राप्त होगा जिसका उपयोग हम आने वाली नीतियों निर्माण में एक नागरिक के तौर पर कर पाएंगे। और यही हमारा मूल इस पूरी कमेटी को जाता है। ऐसे किसी भी दौर में वो स्पेस को हम खत्म करके उस चीज को मैं उस लाइफ में कंटिन्यूटी बनाकर। दीपक, सबसे अनुभवी आप इस समय हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यूथ पार्लियामेंट के मामले में, यूथ कॉन्क्लेव के मामले में मुझे लगता है कि आप सबसे अनुभवी हैं। तो अपने अनुभव से कोई विशेष सलाह खास तौर पर पार्टिसिपेंट्स को दें जो कि जरूर लाभ उठाएंगे, बताइए। शुक्रिया। मेरे संदेश 2 स्तरों में है। पहला संदेश मेरा उन तमाम डिबेटिंग सोसाइटीज के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एक परिस्थिति ये है कि हम सबका डिबेटिंग कंपटीशन कराते हैं, पर हमारे मतलब हमारी यूनिवर्सिटी पूरी डिबेटिंग सर्किट में हमारे यहाँ वाईपी का कल्चर नहीं है। और हम हमेशा उस पद्धति से आए हैं, उस संस्कृति से हमेशा नए को सहेजती है पर पुराने को भी बचाते हैं, नए को स्वीकार करती है पुराने को बचाती है। हम अपनी कन्वेंशनल जीडी तमाम तरह की कल्चर्स को बचाए रखें, पर जो नया आ रहा है उसे भी हम सहज भाव से स्वीकारने की प्रक्रिया में चलें। उस स्तर पर बाकी जितनी भी सोसाइटीज को वाईपी के स्तर पर अनुभव के मामले में तमाम तरह की जो भी सहायता की जरूरत है, मैं, मेरी सोसाइटी, वेदांता, मेरा परिवार, हम लोग एनी टाइम एक दूसरे से छोटी बात जो संदेश वाईपी के लिए सबसे बड़ा अक्सर ये बात की जाती है कि वो उस डिस्कशन को 24 घंटे वहां करके वो सब निकल जाते हैं। मेरा संदेश बस ये है, सब लोग पढ़कर आएंगे, तमाम तरह के लोग सॉल्यूशन को निकाल कर आएंगे, हम लोग एक रिकरेंस पे पहुंचेंगे, एक समन्वय पर पहुंचेंगे, लेकिन उस संदेश को हम लेकर जाए। मतलब अगर किसी गरीब आदमी, किसी मजदूर आदमी से हमारी बातचीत हो रही हो तो हम उसको बताएं कि देखिए आपके ऐसा मत घबराइए, आपके लिए भी ऐसे योजनाएं सरकार लाएगी तमाम तरह, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें योजनाएं भी मिलेंगी कि सरकार ने क्या क्या किया, कैसे पैसा पहुंचा, इसके लिए भी करें। दूसरा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आपको आपके जजेस बताएंगे। जो लोग नए फर्स्ट टाइमर्स आ रहे हैं बिल्कुल भी ना घबराएं, सब कुछ बहुत कंसीव होगा। हर बार कभी ना कभी किसी को शुरुआत करनी ही पड़ती है। बेहतरीन तरीके से मेरी शुभकामनाएं, सब लोग पढ़कर आए, पढ़ने के बाद उसको जाकर किसी मजदूर के पास बोले, ताकि जो ये इसका जो प्रोडक्टिव है वो एंड आदमी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सब कर रहे हैं। जी, तो मैं यही शुभकामनाएं दे सकता हूं कि आपका यूथ कॉन्क्लेव जो पहली बार वर्चुअल हो रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता अर्जित करे, ताकि अन्य जो और डिबेटिंग सोसाइटी है, खास तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज में कई बड़ी बड़ी डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, वो भी कम से कम जो यूथ आपके ARSD में यूथ पार्लियामेंट के बहुत सारे महारथी हैं, तो आप यूथ कॉन्क्लेव करा रहे हैं, और कई अन्य डिबेटिंग सोसाइटीज में यूथ पार्लियामेंट के तो नहीं लेकिन अन्य डिबेटिंग शैली के महारथी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि वो लोग भी ऑनलाइन डिबेट कॉम्पिटिशन्स कराएं, और कई ऐसी 1-2 सोसाइटीज हैं जो करा भी रही हैं। तो आपके इस आयोजन की सफलता ये तय करेगी कि कई और सोसाइटीज इससे प्रेरित होंगी। तो आपके इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ है अभी दीपक, आनंद मिश्रा और मोहित सिंह, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इनका यूथ कॉन्क्लेव है, वर्चुअल है, 11 मई 2020 को। एजेंडा है रीबिल्डिंग इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोरोना वायरस, भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कोरोना वायरस। तो उम्मीद करते हैं कि ये आयोजन सफल रहेगा, और जितने भी लोग तर्कज्ञान देख रहे हैं, अंत में उन सभी से यही अनुरोध कि अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे और वो भी ऐसे आयोजनों का हिस्सा बन सके, ऐसे आयोजन करने के लिए प्रेरित हो सके। बहुत धन्यवाद, देखते रहिए तर्कज्ञान, और मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जरूर जल्द ही आऊंगा। धन्यवाद।